हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, दिल से ईद मुबारक। और उम्मीद है कि आप सब ने अपना कुर्बानी का जानवर भी ले लिया होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, और वो ये है कि मैं अपनी वीडियोज़ का स्केड्यूल चेंज कर रहा हूँ। अब इसके लिए ये होगा कि मेरी एक वीडियो आया करेगी संडे को, सेकंड वीडियो जो आएगी वो आएगी वेंसडे वाले दिन, और जो एक वीडियो है वो फ्राइडे Q&A, जिस तरह कि ये मैं आज बना रहा हूँ। तो इस तरह 3 वीडियोस का स्केड्यूल होगा। 2 वीडियोस होंगी मेरी, एक संडे वाले दिन और एक वेंसडे को, और एक जो होगी वो फ्राइडे Q&A। वो उसके अंदर ये होगा कि आपने जो उन 2 वीडियोस के अंदर सवाल मेरे से पूछूंगा उन सब के जवाब देने की मैं फ्राइडे Q&A वाले दिन कोशिश करूँगा। तो Q&A शुरू करने से पहले मैं वो कमेंट्स ले लेता हूँ जिन लोगों ने, सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, उन्होंने देखा। तो इसमें सबसे पहले हम मोहम्मद साले की तरफ से कमेंट है जिसमें उसने कहा है नाइस वर्क, हाईली रिकमेंडेड। तो थैंक यू मोहम्मद साले। नेक्स्ट है वकार अहमद का कमेंट, ही इज़ अ टेक मास्टर, डू सब्सक्राइब टू नो अबाउट टेक्नोलॉजीज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया वकार अहमद। नेक्स्ट कमेंट है हमारा मुशाहिद हुसैन की तरफ से, ही इज़ एन एविड मोबाइल यूज़र एंड टेक एंथुजियास्ट, आई कैन पर्सनली अटेस्ट टू दैट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन साहब आपका। नेक्स्ट शब्बर धरेशक का कमेंट है, नाइस वीडियो ब्रो, माशाल्लाह, कीप ग्रोइंग एंड स्टे सिंसियर विद योर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। तो बिल्कुल शब्बर धरेशक साहब, मैं मेरा चैनल बनाने का मकसद यही था, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि मैं अनबाइस्ड रहना चाहता हूँ, जिसका मतलब यही है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ सिंसियर हूँ, क्योंकि अगर व्यूअर्स नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं अरहम अहमद की तरफ से, नाइस इनिशिएटिव ड्यूड, कीप डूइंग गुड वर्क। तो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अरहम। मायरा राना की तरफ से नेक्स्ट कमेंट है, ग्रेट एंडीवर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद राशिद की तरफ से हमारा नेक्स्ट कमेंट है, कीप इट अप, यू विल सक्सीड इंशाल्लाह, आगाज़ अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद राशिद। नेक्स्ट कमेंट है अहमद जावेद की तरफ से, ही इज़ अ टेक मास्टर, नोज प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट रीसेंट टेक्नोलॉजीज रिगार्डिंग स्मार्ट डिवाइसेस। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपका भी। नेक्स्ट कमेंट है अकील शेख की तरफ से, भाई माशाल्लाह बहुत फिट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बहुत बहुत शुक्रिया अकील शेख। नेक्स्ट कमेंट नदीम रशीद की तरफ से है, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन, कीप इट अप, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम रशीद। नेक्स्ट जहांजेब मिनहास की तरफ से है, एक्सीलेंट एनालिसिस ओवर करंट सिनेरियो, पाकिस्तान टेक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग सिंस यूट्यूब बैन हैज़ लिफ्टेड सिंस 2014, नाउ इफ़ यू अगेन बैन दिस प्लेटफॉर्म इट विल बी अ ह्यूज लॉस टू पाकिस्तान पीपल एंड इकोनॉमी। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने उस वीडियो के ऊपर कमेंट किया जो मैंने यूट्यूब बैन के लिए बनाई थी। तो बहुत अच्छा कमेंट है जहांजेब मिनहास, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कमेंट साजिदा परवीन की तरफ से, गुड एक्सप्लेनेशन, आई ऑल्सो प्रीफर एंड्रॉइड iOS ओवर एंड्रॉइड। तो ये हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कमेंट है मलिक मोहम्मद कामरान की तरफ से, कीप इट अप, यूर अ फ्यूचर स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद कामरान मेरे अंदर आपका ट्रस्ट रखने के लिए। नेक्स्ट कमेंट फिर नदीम रशीद की तरफ से, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो बहुत बहुत शुक्रिया नदीम रशीद। नेक्स्ट कमेंट है जहांजेब मिनहाज की तरफ से, एब्सोल्युटली फेयर सजेशंस अबाउट बाइंग न्यू फोन, कीप पोस्टिंग गुड मटेरियल फॉर अस। जहांजेब मिनहाज बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने उसकी वीडियो के ऊपर कमेंट किया जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था स्मार्टफोन्स यूज्ड, जो स्मार्टफोन्स हैं सेकंड हैंड, उनको बाय करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जहांजेब मिनहाज साहब। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट्स मैंने आप लोगों को कहा था कि आप मुझे सजेशंस दें, तो कुछ लोगों ने मुझे सजेशंस दी हैं। एक सजेशन आई है हसन शाहिद की तरफ से, जिन्होंने कहा कीप द लेंथ ऑफ योर वीडियोज़ अ बिट शॉर्टर, मैक्सिमम 8 to 9 मिनट्स। तो हसन शाहिद साहब, मैंने आपकी इस बात के ऊपर अमल करते हुए अपनी इस कमेंट के बाद से जो नेक्स्ट वीडियोज़ आई हैं उसकी लेंथ मैंने 10 मिनट से कम ही रखी है। किसी की आई थिंक एक की 7 मिनट्स थी और एक की 4 मिनट्स एंड 27 सेकंड्स थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी मुझे इस तरह की सजेशंस देते रहें जिससे कि मैं अपनी वीडियोज़ की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है, ये मुझे इसको पढ़ के काफ़ी हंसी भी आई थी, दानियाल एजाज़ की तरफ से, पंजाबी वर्जन भी अपलोड कर यार। वेखो वीर, गल ये है कि बेशक कि मैं पंजाबी हाँ, लेकिन जो पंजाबी वर्जन है मैं अपलोड भी कर देवांगा, वो कोई टेंशन नहीं है मैनू। मैं सिर्फ वही करना चाहना जो मेरे व्यूअर्स चाहते हैं। लेकिन मसला यह यार कि मैं चाहना वा कि ज़्यादा तो ज़्यादा ऑडियंस जिन्नी वध हो सके वो मेरी वीडियोज़ वेखन, तो ज़्यादा लोगों को हुण पाकिस्तान में भी सिर्फ पंजाब है, ज़्यादातर लोगों को पंजाबी आती है, इंडिया में भी इंज है। तो मैं चाहना वा कि उर्दू तो हिंदी जी यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस ने, मैं ये करा वीडियोज़ बनावा ताकि सारे जड़े ने ना उन्होंने समझ आ सके, ज़्यादा तो ज़्यादा लोग मेरी वीडियो तो फ़ायदा चुक सकन। बहरहाल सजेशन वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ीद भी तुसी सजेशंस दे सकते हो। अच्छा गाइज़, अब हम कमेंट्स लेते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है खोखर की तरफ से, इन्होंने कहा है ताहा लड़के कुछ सवाल हैं, क्या तुम कभी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बनाओगे, मतलब कि मोबाइल के किसी ब्रांड की, और अगर बनाओगे तो क्या भरोसा कि तुम उसके बारे में गलत बातें नहीं बताओगे। अच्छा मेरे भाई, तो इसके अंदर अब ये है कि आपने कहा जी स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी यही कहा था कि
स्पॉन्सर्ड की मैंने बात नहीं की थी, लेकिन मैंने कहा था मैं अनबाइस्ड वीडियो बनाऊंगा, ऐसी वीडियो होगी जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकेंगे। तो लाजमी सी बात है कि स्पॉन्सर्ड वीडियो के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी कंपनी की तरफ से मुझे ऑफर आती भी है स्पॉन्सर्ड वीडियो की, अगर कभी मेरा चैनल इतना ग्रो कर जाए, तो मैं उन लोगों को ये बता दूंगा कि मैं आपकी सिर्फ लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकता, मैं सिर्फ आपकी प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ बयान नहीं कर सकता, मैं अच्छाइयाँ भी बयान करूँगा, लेकिन मैं साथ में अगर किसी को कोई कंसर्न है, उससे कोई बुराई है, उसके अंदर कोई खामी है, तो मैं उसको भी हाईलाइट करूँगा। तो ये मेरी वीडियोज़ का पैटर्न होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये कहते हैं कि दूसरा सवाल यह कि क्या तुम मोबाइल भी रिपेयर कर लेते हो? तो भाई मैं मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकता, और अगर हाँ तो क्या तुम हमें मोबाइल को खोल कर भी बताओगे कि ये मसले होते हैं या ये फ़ीचर्स होते हैं? नहीं मेरे भाई, मैं मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकता, मैं मोबाइल को खोल कर नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपके पास कुछ चैनल्स अवेलेबल हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता होगा इसके लिए स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। मेरा टेक का चैनल है, वो रिपेयर के अलहदा चैनल्स होते हैं। और अगर नहीं तो फिर ये सिर्फ मोबाइल रिव्यू ही रह जाएगा, जिसमें आप ये बताओगे कि कैमरा इतना, सॉफ्टवेयर उतना, फलाना फलाना, ये चीज़ तो आवाम को वैसे ही पता होती है। देखें यार, इसके लिए ये है अब कि आप कह रहे हैं कि इस चीज़ का आवाम को पहले से पता होता है, तो आपको ये जान के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि आप जो वीडियोज़ मेरी देख रहे हैं आपको इसके बारे में शायद पता होगा, और बाकी जो आवाम का मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़्यादातर अवाम है उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, और अगर पता भी होता है तो वो अपने हाथ में लेकर उसको टेस्ट नहीं कर सकते हर मोबाइल को ख़रीदने से पहले। तो वो क्या करते हैं कि इस चीज़ के लिए यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं। अच्छा, यूट्यूब की जो वीडियोस देखते हैं तो उसके अंदर ये करते हैं कि वो देखते हैं कि आप, अब मैं हूँ जिस तरह से मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं हर चीज़ को पहले टेस्ट कर चुका हुआ हूँ या करूँगा साथ साथ, तो फिर उसके बारे में बताऊँगा, तो मैं आपको उसका रियल रिव्यू दे सकूँगा, बजाय इसके कि जो आपको नंबर्स लिखे हुए पेपर्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं, मैं उनकी नहीं, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस और रियल वर्ल्ड यूजेज के बारे में आपको उनका बता सकूँगा। तो इसी वजह से जब भी किसी ने मोबाइल वगैरह ख़रीदना होता है या कोई भी चीज़ इस तरह से, तो वो पहले यूट्यूब के ऊपर कंसर्न इसीलिए करते हैं कि उनको इस तरह के चैनल्स मिलें, इस तरह की उनको इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो कोई गलत चीज़ बाय ना करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ये कि क्या तुम मोबाइल के सॉफ्टवेयर में होने वाले मसले और हार्डवेयर के जो मसले हैं उनका सलूशन दोगे? देखिए मेरे भाई, मैं सॉफ्टवेयर का जो मसला है उसका काफ़ी हद तक सलूशन कर लेता हूँ, और उसके मैं सलूशन दिया भी करूँगा। और अगर कोई मेरे अपने सिटी के हैं तो वो, उनको मैं मोस्ट वेलकम है, वो मुझसे रब्ता करें, मैं उनके सॉफ्टवेयर के मसले हल करके दूँगा। जो आउट ऑफ सिटी के भी हैं उनके भी जिस हद तक हो सकेगा मुझसे मैं उनके मसले सॉल्व करूँगा। और जहाँ तक हार्डवेयर का मसला है, तो हार्डवेयर के मसले मैं सॉल्व नहीं कर सकता, वो रिपेयर शॉप वाले ही सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट हमारा चौधरी मोहम्मद अहमद सजाद की तरफ से। ही सेज नाइस वीडियो बट ब्रो, R&D डिपार्टमेंट तो सैमसंग वालों का भी है, वो फिर भी फ़ोन से पहले रिसर्च तो करते हैं, तो इस तरह तो चीज़ लेने से तो सैमसंग के फ़ोन्स भी आईफोन जितने ही महंगे होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है भाई। अच्छा, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं बाकी मोबाइल्स की निस्बत, और ख़ास तौर पे मैंने पाकिस्तान और इंडिया को इस बात में किया था कि इन दो कंट्रीज़ के अंदर ख़ास तौर पर आईफोन जो है वो काफ़ी महंगा है, तो ऐसा क्यों है। तो उसके अंदर मैंने आपको R&D की एक बताई थी, तो उसके अंदर से उन्होंने ये सवाल पूछा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार, आपको किसने कहा है कि सैमसंग के फ़ोन्स महंगे नहीं होते? सैमसंग के कुछ फ़ोन्स, ख़ास तौर पे अगर आप रिसेंट उसका S20 अल्ट्रा भी देख लें तो वो $1400 का है इंटरनेशनल मार्केट में, जबकि जो लेटेस्ट आईफोन है वो उससे सस्ता है। तो आप ये देखें कि आईफोन 11 प्रो मैक्स अगर उससे सस्ता है, इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर तो आईफोन्स महंगे हैं, और वो मैं बता चुका हूँ, आप उस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं कि वो क्यों महंगे हैं पाकिस्तान में, और ख़ासतौर पर इंडिया में और पाकिस्तान में। तो अब R&D की जहाँ तक आपने बात की कि R&D का तो डिपार्टमेंट सैमसंग का भी है, तो फिर एप्पल का भी है, तो फिर सैमसंग के फ़ोन महंगे क्यों, ज़्यादा महंगे क्यों नहीं होते, और आईफोन ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं? तो सैमसंग के फ़ोन्स महंगे होते हैं। बाकी जहाँ तक R&D की बात है, तो R&D दोनों का है, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क है। एप्पल का जो R&D, एप्पल चाहता है कि मैं हर चीज़ में इनोवेशन ना लेकर आऊँ, इनोवेशन के लिए वो बाकी कंपनीज़ को करने देता है कि तुम इनोवेट करो, लेकिन जब भी कोई चीज़ की इनोवेशन होती है, जब भी कोई न्यू चीज़ आती है, तो वो एप्पल उसको टेस्ट करता है, ज़रूर करता है अपने R&D के अंदर, लेकिन मोबाइल बनाने से पहले। लेकिन वो चीज़ क्योंकि अभी न्यू आई होती है, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई होती, तो यूज़र्स के लिए इतनी कन्वीनियंट नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ मसले मसाइल आ रहे होते हैं, तो वो क्या करता है कि बाकी कंपनीज़ को करने देता है। बाकी कंपनीज़ इनोवेशन का नाम ले जाती हैं कि जी हम लोगों ने ये चीज़ इनोवेट की है और ये किया है, लेकिन एप्पल उसको तब इम्प्लीमेंट करता है जब वो इतनी मैच्योर हो चुकी होती है टेक्नोलॉजी कि वो यूज़र्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। तो R&D के ऊपर हर कोई पैसे लगाता है, बेशक लगाता है, छोटी कंपनी ज़्यादा नहीं लगाती। सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, एप्पल भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये दोनों कंपनीज़ अपने R&D के ऊपर पैसा लगाती हैं। लेकिन अब मसला ये है कि एप्पल जो है इनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, और जो सैमसंग है उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। मैंने इसकी ऑलरेडी भी एक एग्जांपल दी थी फिंगरप्रिंट स्कैनर की और फेस आईडी की, वो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर जाकर देख लें, उसके अंदर मैंने वो एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है जी जहां ज़ेब मिनहास की तरफ से, रिसेंट आईफोन मॉडल्स डू नॉट हैव एनी इनोवेशन लाइक देयर वाज
at Steve Jobs' time, but still iPhone are getting expensive. You're right, they spend a lot of money on R&D, but the outcome of this R&D is a question mark since the last 2-3 models of iPhone. अच्छा जी, अब इन्होंने कहा है कि जी R&D के ऊपर वो वाकई पैसा लगाते हैं, ये उसी वीडियो के अंदर से सवाल इन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 आईफोन मॉडल्स में से अगर आप देखें तो वो इनोवेशन नहीं कर रहे। तो मैंने इसका ऑलरेडी भी पिछले जवाब में भी इसके बारे में बताया है। मैं आपको मज़ीद ये बता देता हूँ कि स्टीव जॉब्स के का जब दौर था तो उसके अंदर भी आप देख लें कि आईफोन 3GS तक कोई मेजर डिज़ाइन चेंज नहीं था। उन्होंने भी मेजर डिज़ाइन चेंज 3 सालों के बाद आईफोन 4 के अंदर आके किया था। ठीक है, एप्पल अपने डिज़ाइन लैंग्वेज को कुछ सालों तक सेम रखता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि एक आइकन बन जाए, एक आइकॉनिक इसका डिज़ाइन हो, जिसको एक साल के अंदर आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। जब ज़्यादा लोगों के पास एक ही किस्म का आईफोन होगा तो दूर से देखकर लोग पहचानेंगे कि यार इसके पास ये आईफोन है। वो ये बेशक ना बता सके कौन सा मॉडल है, लेकिन वो चाहते हैं एप्पल वाले कि दूर से एक आइकॉनिक डिज़ाइन हो जिसको दूर से देख के पता लगे कि यार ये इसके पास आईफोन है। तो इस वजह से वो डिज़ाइन को थोड़ी देर के बाद ही चेंज करते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि स्टीव जॉब्स के बाद इनोवेशन नहीं आई, तो मेरे भाई आप ये देख लें कि आईफोन 5 से 6 के अंदर जब एप्पल शिफ्ट किया था तो उस वक्त इन्होंने इनोवेशन की थी। और 6 और 6 प्लस ये 2 मॉडल जो हैं एप्पल के इस वक्त के अब तक के टोटल आईफोन हिस्ट्री के सबसे बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं। और ये स्टीव जॉब्स के बाद ही हुआ था, टिम कुक जब उसका सीईओ था स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद। अच्छा, उसके बाद एक मेजर चेंज एप्पल लेके आया था आईफोन 10 के साथ, जो कि पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को जिसने हिला के रख दिया था, जो था बेजल लेस ट्रेंड। उसके अंदर एप्पल ने अभी तक जितनी कम चिन अचीव उस वक्त कर ली थी, वो कंपनीज काफ़ी हद तक अभी भी उस लेवल की चिन अचीव नहीं कर सकी। उनके बॉर्डर्स अभी तक उस तरह के नहीं हुए, चिन उनकी हमेशा बड़ी होती है। तो एप्पल इनोवेशन करता है, लेकिन एप्पल कुछ देर इंतज़ार करता है। एप्पल चाहता है कि पहले वो टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो जाए कि यूज़र्स को उसके अंदर कोई मसला पेश ना, ये ना हो कि नई टेक्नोलॉजी आई है और उसको वो इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन वो इतनी मैच्योर ना हो, वो बार बार एरर दे। तो इस चीज़ की वजह से एप्पल इनोवेशन एप्पल करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी TRT अर्तुगुल की तरफ से। वो कहते हैं जी ओल्ड आईफोन्स के स्पीकर ख़राब क्यों हो जाते हैं? तो यार ये वाला क्वेश्चन पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आई थी। ओल्ड आईफोन्स के स्पीकर क्यों ख़राब हो जाते हैं? यार अब आप देखें कि यार ओल्ड आईफोन्स नहीं, अगर आप कोई भी ओल्ड फ़ोन ले लें, कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले लें, कोई फ़ोन ले लें जो कि पुराना है, तो भाई उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना यार, ख़राब हो जाती है। इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है? मतलब आप जितने मर्जी पैसे खर्च करें, फ्लैगशिप ले लें, कोई एंड्रॉयड का फ्लैगशिप ले लें, यार कुछ भी ले लें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसने इस्तेमाल के साथ साथ ख़राब होना है। और अगर आप स्पीकर्स की बात करें तो सिर्फ स्पीकर्स नहीं, किसी की कोई चीज़ ख़राब हो रही है, किसी की कोई, आपके साथ शायद कि ये एक्सपीरियंस रहा हो कि आपके स्पीकर्स आईफोन के ख़राब हो गए हों। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के हो जाते हैं, लोगों के पास अभी तक ऐसे ऐसे आईफोन मॉडल्स पड़े हैं जिसके अंदर वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और वो 4-4 साल पुराने हैं। तो ये कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसने तो ख़राब होना ही होना है। कोई एक स्पीकर नहीं होगा तो कोई और चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ऐसा ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखर की तरफ से, इज़ इट पॉसिबल कि फेस आईडी काम करना छोड़ दे? तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि हीट की वजह से, वो मैंने हीट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप उसको देखें। उसके अंदर मैंने बताया कि फेस आईडी हीट की वजह से काम करना छोड़ जाती है, क्योंकि जब हीट होती है इन चीज़ों को प्रोसेसर ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस वजह से जब ज़्यादा हीट हो जाए तो ज़्यादा हीट से बचने के लिए और मोबाइल को सेफ़ जोन में लेके आने के लिए ये चीज़ें काम करना छोड़ जाती हैं टेम्परेरी तौर पे। दूसरी चीज़ है परमानेंटली फेस आईडी काम करना तब छोड़ेगी। ये वैसे तो मैंने आज तक कभी इस तरह का केस नहीं देखा अपने इर्द गिर्द कि ये ख़राब हो गई हो फेस आईडी। यानी कि ख़राब होने का मतलब यह कि उसके सेंसर्स वगैरह काम करने ख़राब करने हैं। हाँ, टोटली ख़राब परमानेंट वो इस तरह से हो सकती है कि अगर आपका आईफोन क्या करता है कि प्राइवेसी के लिए इस चीज़ को कुछ भी ऐसे कंपोनेंट के साथ नहीं जोड़ता फेस आईडी को जो कि डेटा आपका लीक कर सके। फेस आईडी का जो डाटा है आपका वो टोटली आईफोन के अंदर ही होता है, वो आईफोन से बाहर नहीं जाता। तो इस वजह से फिर ये होता है कि जो उसकी फेस आईडी है, अगर उसको आप नीचे गिरा देते हैं आईफोन को, या झटका लग जाता है, ऊपर से नीचे गिर जाता है, तो ये पॉसिबल है कि उसका फेस आईडी का कनेक्शन टूट जाए, और वो अगर टूट जाएगा तो ये परमानेंट ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल फेस आईडी है एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो ख़राब तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट फिर खोखर की तरफ से ही है। वो कहते हैं जी एप्पल की बैटरी इतनी कम क्यों होती है? आई नो न्यू मॉडल्स की आईफोन की बैटरी अच्छी होती है, लेकिन थोड़े से वक्त के बाद ही वो कम हो जाती है। देखें, ये भी कमेंट इनका काफ़ी बड़ा है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। तो आईफोन की बैटरी इतनी कम नहीं होती, और जैसा कि आपने खुद ही बाद में कह दिया, लेकिन वो वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। तो मेरे भाई बैटरी इज़ अ केमिकल कंपोजिशन। यार
इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आईफोन के अंदर आपको कम इसलिए लगती है कि शायद आपको आईफोन हर चीज़ क्लियर करके वाजे करके बता देता है कि भाई ये जो चीज़ है, आपकी बैटरी की हेल्थ इस टाइम इतनी रहेगी, 97% रहेगी, 95% रहेगी, 80% रह गई। तो उससे शायद आपको लगता है कि यार बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है, बैटरी की कैपेसिटी कम रह गई है। तो ऐसा है, एग्जैक्टली है। लेकिन एंड्रॉयड साइड पे आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि एंड्रॉयड वाले आपको बताते ही नहीं है, उसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो आपको आपकी बैटरी की हेल्थ विद इन द मोबाइल बिल्ट इन आपको बता सके। वो लोग इस चीज़ को छुपा कर रखते हैं, वो आपको ये चीज़ बताते नहीं है। अगर आईफोन आपको ये चीज़ हर चीज़ क्लियर करके आपके सामने रख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंड्रॉयड की बैटरी वक्त के साथ साथ कम नहीं होती, उसकी भी उसी तरह से कम होती है। बल्कि मुझे तो लगता है कि इस तरह के ज़्यादा जल्दी उसकी बैटरी कम होती है, क्योंकि एप्पल के अंदर जो ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो वो ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग आपकी बैटरी की परमानेंट हेल्थ को मेंटेन करती है। तो इस वजह से अगर आप देखें कि आईफोन की जो बैटरी है वो इस तरह चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन की वजह से और स्लो चार्जिंग की वजह से वो ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़्यादा चार्ज को होल्ड करके रख सकती है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये पूछी, दूसरी बात स्क्रीन इतनी वीक क्यों होती है? एंड्योरेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर थोड़ा ही सा ही हीट हो तो वो टूट जाता है। देखें मेरे भाई, स्क्रीन ग्लास की बनी होती है यार। अब आप देखें, ग्लास तो ग्लास है ना यार, उसने तो टूट जाना है। अगर वो आप कोई भी शीशा देख लें तो शीशे की बनी है ना स्क्रीन। तो सिर्फ आईफोन के साथ नहीं है, ये मेरा ओप्पो का मोबाइल है, आप इसको भी अगर नीचे गिराएंगे तो इसकी भी स्क्रीन टूट जाएगी। स्क्रीन ग्लास की होती है। आप किसी फ्लैगशिप के मोबाइल को ले लें, सैमसंग ले लें, ओप्पो ले लें, वन प्लस ले लें, कोई भी फ्लैगशिप मोबाइल ले लें, उसकी स्क्रीन को अगर आप नीचे गिरेगी तो वो टूट जाएगी। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे पास S7 Edge Plus था जो मेरली 2 फीट से गिरा और उसकी स्क्रीन टूट गई। जबकि मेरे पास आईफोन भी साथ साथ रहा है और वो गिरते काफ़ी कम है मेरे से, यानी कि बहुत कम। लेकिन आईफोन की स्क्रीन मेरे साथ कभी इस तरह का नहीं हुआ कि आईफोन की स्क्रीन ब्रेक कर गई हो। और ख़ास तौर पे अब जो न्यू मॉडल्स आईफोन के आ रहे हैं यार, उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड किस्म की, बहुत ही स्क्रैच रेजिस्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मजबूत किस्म की स्ट्रॉन्ग जो है ना उन्होंने स्क्रीन दी है, डिस्प्ले दिया है। तो अब ये वाले मसले नहीं होते। हाँ, अगर इस तरह का मसला है, क्योंकि ये होगा, ये ग्लास है ना, तो ग्लास टूट जाता है, तो उसके लिए आप ऊपर ग्लास प्रोटेक्टर चढ़वा लें। ये बहुत बेस्ट सोल्यूशन है कि ये टूटे ताकि नीचे डिस्प्ले को नुकसान ना हो। अच्छा, इन्होंने कहा जी 4th क्वेश्चन, इनके कैमरे का रिजल्ट DSLR की तरह क्यों नहीं होता? अच्छा जी, आई नो कि क्यों नहीं होता यार। अगर क्यों आपको पता है तो फिर आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? बट ये अभी से वो टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं आहिस्ता आहिस्ता करके क्यों देते हैं? आई नो, मैंने जितने भी सवाल किए हैं ये सब आईफोन 10 या उससे नीचे वाले मॉडल्स के बारे में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में लोग इन्हीं को अफोर्ड कर सकते हैं, न्यू मॉडल्स नहीं कर सकते अफोर्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मेजॉरिटी ज़्यादातर लोग न्यू आईफोन मॉडल्स को 10 या उससे ऊपर वालों को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नीचे वाले मॉडल्स रखते हैं। लेकिन अगर आप कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो यार वो तो आईफोन 11 Pro Max जो इनका इस वक्त लेटेस्ट है, उसकी भी कैमरा क्वालिटी DSLR के साथ मैच नहीं कर सकती। उसकी बहुत बड़ी रीज़न यह है कि यार आप DSLR के लेंस का साइज़ देखें, ठीक है ना, वो जो लेंस का साइज़ है वो भाई आपके आईफोन जितना तो उसका लेंस ही लेंस है सिर्फ, ठीक है। उसके अंदर स्पेशली इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर बिल्ट इन ये चीज़ होती है, वो है ही सिर्फ कैमरा, वो एक डेडिकेटेड कैमरा, उसका काम ही सिर्फ तस्वीरें और वीडियोस लेना है। उसका मुकाबला एक इतना सा आईफोन का सेंसर कैसे कर सकता है? इतने बड़े कैमरे के सेंसर का इतना सा आईफोन का सेंसर कैसे उसका मुकाबला कर सकता है? ये चीज़ नहीं है। हाँ, इन्होंने काफ़ी हद तक उस चीज़ को अचीव कर लिया है कि उन्होंने अपनी चिपसेट्स की वजह से, अपनी इमेज प्रोसेसिंग की वजह से काफ़ी हद तक रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया है। और DSLR से तो अभी भी मैच नहीं करते, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने क्वालिटी अपनी इंक्रीज़ कर ली है। तो काफ़ी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है कि इसको आप अगर आपके पास DSLR नहीं है तो आप इसमें बहुत खुश रहेंगे। ये इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव नहीं कर रहा। अगर आप देखेंगे इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब टेक्नोलॉजी न्यू आएगी तो वो उसको इंप्लीमेंट करेगा। टेक्नोलॉजी को आहिस्ता आहिस्ता नहीं इंप्लीमेंट करते होते, टेक्नोलॉजी इस टाइम तक डेवलप ही नहीं होती, अब डेवलप होगी तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे ना। अच्छा, एंड द लास्ट वन, आई हैव एन इशू विद माई iPhone 10। बाज़ औक़ात पावर बटन काम नहीं करता तो रीस्टार्ट करना पड़ता है, फ़ोन को फिर से काम करने लग जाता है। अपडेट भी किया लेकिन स्टिल प्रॉब्लम है। देखें, अगर तो आपका रीस्टार्ट करने के बाद वो बटन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है तो फिर तो आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम है, हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए मेन सोल्यूशन ये है कि अगर आप कोई भी आपने हर चीज़ करके देख लिया, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, तो आप उसको जो है IPSW उसका डाउनलोड करके उसको दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर ये सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर
ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, हार्डवेयर बेस्ड है। तो आप इसको किसी रिपेयर वाले के पास ले जाएं, जो किसी अच्छे रिपेयर वाले के पास अच्छी रिपेयर लैब में ले जाएं, तो वो आप लोगों को आपको इसका पावर बटन चेंज करके दे देंगे, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जहांजेब मिनहास की तरफ से। वो कहते हैं जी iOS 14 बीटा 3 हैज़ रिड्यूस्ड इट्स 3D टच फीचर्स, कैन यू प्लीज़ कंफर्म एंड सोल्यूशन फॉर इट। 3D टच डजंट अप्लाई ऑन असिस्टिव टच एंड प्रीवियसली यू कैन चेक ऑल द ऐप ऑन एप्स बाय 3D टच on the left side of screen but no you can't, this is a bizarre for me, please find me a solution for that। अच्छा, अभी जहांजेब मिनास आपको पता होगा कि आईफोन 11 सीरीज़ की लॉन्च के साथ एप्पल ने उसके अंदर से जो एक प्रेशर सेंसिटिव लेयर थी जो डिस्प्ले के पीछे, उसको रिमूव कर दिया है। उसको रिमूव करने की वजह से अब 3D टच फंक्शनैलिटी जो कि प्रेशर सेंसिटिव होती थी वो अब काम नहीं करती न्यू आईफोन्स के ऊपर। जो पुराने आईफोन्स जो जिसके अंदर ये हार्डवेयर मौजूद है वो 3D टच को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसने 3D फंक्शनैलिटी रखी है एप्पल ने अभी भी अपने न्यू आईफोन्स में, लेकिन उसका नाम उन्होंने चेंज करके हैप्टिक टच रख दिया। वो अब प्रेशर बेस्ड या फोर्स आपकी देख के काम नहीं करता, वो टाइम बेस्ड काम करता है कि आपने कितनी देर तक प्रेस करके रखा है। तो ये पॉसिबल है कि एप्पल ने अपनी न्यू अपडेट्स के अंदर जो iOS 14 के बीटा आ रहे हैं उनके अंदर इस चीज़ को एप्पल ने फ़िलहाल के लिए ख़त्म किया हो, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट बीटाज़ के अंदर ये जो 3D टच फंक्शनैलिटी है, जो मोबाइल इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि 6S से लेके आप 10S मैक्स तक देख लें, तो इन सब के अंदर एप्पल इस चीज़ को ज़रूर दोबारा से ऑन कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है जहांजेब मिनहास की तरफ से। वो कहते हैं हाउ कम फॉर एन एंड्रॉइड यूज़र दिस इज़ नॉट एन इशू, एंड्रॉइड फोन्स आर मिसिंग दिस सेफ्टी फीचर, सो आई थिंक दिस इज़ द प्रॉब्लम ड्यू टू हीटिंग द डिवाइस डैमेजेस परमानेंटली, देन आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम, काइंडली एलैबोरेट। अच्छा, ये सवाल इन्होंने किया है जी, मैंने जो बैटरी के वाले से वीडियो बनाई थी कि 80% पे आके आईफोन चार्जिंग को स्टॉप कर देगा अगर वो हीट अप हो रहा है, तो अगर आप उसे किसी ठंडी जगह पे रख के चार्ज करें तो वो चार्जिंग को स्टॉप नहीं करेगा। उसके अलावा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का भी फीचर है जो कि आपको देखता है कि अगर आप सो रहे हैं तो वो बैटरी को यानी कि चार्जिंग को ज़रा थोड़ा स्लो कर देता है, 80% पे करके रोक देता है। जब आपके उठने का टाइम होता है तो आपके उठने से पहले पहले वो उसको 100% तक कंप्लीट कर देता है। तो ये बिल्कुल ये सेफ्टी फीचर्स हैं, ये आपके मोबाइल को परमानेंट डैमेज होने से, ख़ासतौर पे बैटरी को और प्रोसेसर को परमानेंट डैमेज होने से बचाते हैं, आपके मोबाइल को स्लो होने से बचाते हैं, थ्रॉटलिंग का इशू इसकी वजह से नहीं आता। तो ये चीज़ वाकई इसी तरह से है। ये एंड्रॉयड वालों ने अभी तक इस तरह का कोई फीचर्स नहीं दिया, कोई फीचर इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये फीचर अभी तक सिर्फ आईफोन के अंदर है, तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करें तो इसका कोई सलूशन नहीं है। उसने चाहे वो हीटअप हो चाहे जो मर्जी हो, उसने 100% तक चार्ज होना ही होना है अगर आप उसको ख़ुद 80% पे आके उतार नहीं लेते तो ये मुझे नहीं पता कि गूगल ने अभी तक क्यों नहीं दिया एंड्रॉयड के अंदर ये फ़ीचर, लेकिन ये एक बहुत ही हैंडी फ़ीचर है। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये एंड्रॉयड के अंदर भी आ जाए, लेकिन बस अभी तक नहीं है। तो इसका सोल्यूशन तो मेरे पास कोई नहीं है, बस अगर आपके पास आईफोन है तो आप इस फीचर को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनकी तरफ से जहांजेब मिनहास की तरफ से कहते हैं समटाइम्स आईफोन बैटरी ड्रेन्स इन अ शॉर्ट टाइम एंड फोन ऑल्सो गेट्स हीट अप, it might be software update, iCloud update or other apps downloads, what else could it be and how to rectify or control this automatic upload download etc। अच्छा जी, आपने कहा है कि बैटरी ड्रेन ज़्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, कभी कभी हो जाती है, और ये बैकग्राउंड जो प्रोसेसेस आपके चल रहे हैं, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ तो आपके इर्द गिर्द काफ़ी गर्मी है उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस जितने भी चल रहे हैं ये उनकी वजह से भी हो सकता है। तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस खास तौर पे यही है, ये iCloud फ़ोटो अपलोड्स और इसके अलावा ऐप डाउनलोड, ऐप अपडेट्स, इनकी वजह से ये काफ़ी बैटरी वाकई ड्रेन करता है। तो इसका सलूशन ये है कि आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पे ऊपर आपकी अपनी एप्पल आईडी होगी, उसके अंदर जाएं, iCloud के ऊपर क्लिक करें और उधर iCloud फ़ोटोज़ होगी, iCloud फ़ोटोज़ में जाके उसको ऑफ़ कर दें। वो ऑफ़ करने से आपकी फ़ोटोज़ ऑटोमेटिक अपलोड नहीं होंगी। उसका एक अल्टरनेटिव है, मैं आपको बता देता हूँ, गूगल फ़ोटोज़ आप वो कर लें, वो बैटरी भी इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता और वो उसी वक्त अपलोड करता है जब आप उसको चार्जिंग पर लगा के साथ रखते हैं, या फिर आप उस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओपन है तो और उसकी अनलिमिटेड फ्री स्टोरेज है, तो वो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है इसका। दूसरी चीज़ आपने कहा है यस ऐप अपलोड्स और ऐप डाउनलोड्स और ऐप अपडेट्स। तो इसके लिए आप क्या करें कि आईफोन की सेटिंग्स में जाएं, नीचे आएँ, वहाँ पे ऐप स्टोर की ऑप्शन होगी, ऐप स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड्स और ऑटोमेटिक ऐप अपडेट्स, इन दोनों ऑप्शंस को आप बंद कर देंगे तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी, मुझे उम्मीद है कि बैटरी दोबारा से हीटिंग इशू नहीं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन दे दे। और गाइज नेक्स्ट मेरी जो वीडियो है वो अब क्योंकि ईद आ रही है तो मैं इतवार को, संडे वाले दिन अपलोड नहीं कर सकूँगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो अब वेडनेसडे को आएगी और उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मैं चलता हूँ, पीस आउट।